जय हिंद साथियों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में एकदम बेहद शानदार अंदाज में जुटे होंगे। आशा करता हूं कि बड़ी ही मेहनत के साथ आप सभी की तैयारी चल रही होगी, क्योंकि जो कंपटीशन का समय है इसमें एक अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता है और अपने समय का एक बड़ा हिस्सा आपको अपनी पढ़ाई को देने की नितांत आवश्यकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे लिख देता हूँ, उसके बाद आपसे 2 मिनट जरूर बातचीत करूंगा। तो क्वेश्चन कल की क्लास से रखेंगे और मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, दो यूनिट मैंने आपको लिखवाई हैं। विद्युत धारा के दो मात्रक मैंने आपको लिखवाए हैं। इन दोनों में से आप कोई भी आंसर कर दीजिए, दोनों आपके ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था कि मैंने, देखो, आपको कभी डराता नहीं हूं ऐसा बोल के कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करता हूँ ग्राउंड पे लाके कि हाँ, सच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मेहनती बच्चे हैं, जो भी मेहनती भाई बहन हैं, निश्चित तौर पर सभी का सिलेक्शन होता है। ऐसा कभी आपको कोई नहीं दिखा होगा कि वो भाई बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनती आपको होना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, कि वो मेहनती थे और उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। हाँ, ये होता है कि भाई किसी का 1 साल में हो गया, किसी का 2 साल में हो गया, किसी का 3, हो सकता है किसी को 4 भी लग गए हों, लेकिन सिलेक्शन होना जरूर है। चलो, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत के साथ तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त आंसर, और ये है आपका एम्पियर। बहुत ही बढ़िया। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये है आपकी एम्पियर। बहुत बढ़िया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक या विद्युत धारा की यूनिट है आपकी एम्पियर। बहुत ही शानदार, आप सभी का आंसर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ चलें इसमें। और कल देखो, हमने कल सीखा, आवेश तो हमने पहले ही समझ लिया था, उसके बाद विभव को देखा, उसके बाद धारा को देखा, फिर हमने प्रतिरोध को देखा, और बड़े बेहतरीन तरीके से ओम के नियम के माध्यम से हमने उनके बीच में एक संबंध को देखा। तो कल तक हमारी जो बात थी वो ओम के नियम को लेके हो गई थी। अब एक बहुत शानदार सी चीज पे हम आज चलेंगे विद्युत वाले चैप्टर में, और ये है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। एक बहुत ही जबरदस्त सी चीज है जिसका नाम है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, समझेंगे इस बात को। देखो, ये है हमारे पास, मान के चलो एक वस्तु है। अच्छा, पहले ऐसे समझो, एक पानी का पाइप है, आपको ऐसे आराम से समझ में आ जाएगा। ये पानी का पाइप है और इसमें पीछे से पानी बहुत तेज प्रेशर के साथ बह रहा है। अब मैंने इसको यहां दबा दिया, इस प्रकार से मैंने इस पाइप को ऐसे दबा लिया। अब देखो, पानी उतनी तेजी से आ रहा है पीछे से, तो क्या होगा भाई, पानी को तो कहीं ना कहीं से निकलने के लिए जगह चाहिए। तो पानी क्या करेगा, इसको ब्लास्ट करेगा, फाड़ देगा और यहां से निकल जाएगा। बताओ भैया, क्या मैं सही कह रहा हूं। भैया, पानी को तो पीछे से दबाव से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो पाइप को फाड़ेगा और निकल जाएगा। अब सुनो, इस पाइप को कहो आप, पाइप को कहो आप एक ऐसा चालक, एक ऐसा चालक, एक ऐसा कंडक्टर जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। इस पाइप को मानो आप कि ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, जिसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है। क्या आपको याद है कि कल हमने ये सीखा था, जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा कम बह पाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में रुकावट होगी। इतनी बात सबको याद है। प्रतिरोध होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में रुकावट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में ऑब्स्टेकल वहां है। तो
यहां पर ये मानो पानी की जगह मानो इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, इलेक्ट्रॉनों के बहने में इस तार में बहुत रुकावट मिल रही है। अब भाई आप खुद करके देखो, ऐसे करके देखो। देखो, एक तो अपनी ताकत लगाओ आप अपने हाथ को आगे ले जाने में, एक तो ऐसे लगाओ कि स्मूथली चला जाए, और एक ताकत लगाओ कि आपके हाथ को कोई रोक रहा है, इसको बढ़ने नहीं दे रहा। तो क्या होगा कि आपकी जो ताकत है वो किस में बदलेगी, करके देखो, ऊष्मा में बदल जाएगी, हीट में बदल जाएगी। कोई भी ताकत अगर वो उस रूप में यूज नहीं हो पा रही है जिसमें होनी चाहिए थी, तो वो ऊष्मा में बदल जाती है, हीट में बदल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है ना, पीछे से तो इनको पूरा पुश मिल रहा है, आगे जा नहीं पा रहे, तो ये सारी की सारी ताकत किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में, हीट में। और ये हीट कहाँ फ्लो हो जाएगी, ये ऊष्मा, ये हीट इससे बाहर निकल जाएगी, ये ऊष्मा इससे बाहर निकल जाएगी। तो हमने ये देखा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध ज्यादा है तो वो विद्युत ऊर्जा को, पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको ऊष्मा में बदल देगा। क्या मैं ये बात कह सकता हूं, सभी थम्स अप करो, कि मेरी बात से अगर एग्री हो तो लिखना। मैं लिख रहा हूं कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अधिक होने पर, चालक का प्रतिरोध अधिक होने पर विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। यानी कि इफ इफ रेजिस्टेंस, if resistance of conductor is very high, conductor is high, then electrical energy, electrical energy converts into heat energy। ये किस में बदल जाती है, हीट एनर्जी में बदल जाती है। जरा बताएंगे कि हाँ भैया मुझे अच्छे से समझ में आ गई है आपकी बात, कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पीछे से आने वाली ऊर्जा सब किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी, हीट में बदल जाएगी। ऋषिकेश बाबू, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सहमति दीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाएं हम। अब देखिए, ये बात किसने बताई हमें, सबसे पहले ये बात किसने बताई, तो ये बात बताई हमें जूल साहब ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था हमें, जूल साहब ने दिया था। अच्छा, अगले पेज पे लिख लेंगे। एक बार बताएंगे कि हाँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि किस प्रकार से विद्युत धारा को ऊष्मा में बदला जाता है। बबलेश बाबू, इस हफ्ते आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी सर, उसमें ध्वनि का वेग नहीं है, चाल है। मुस्कान गुड़िया, एक ही बात होती है। अच्छा, कल की बात पूछ रहे हैं आप, अब कोई बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ, दोनों एक ही बात है। ध्वनि के मामले में वेग और चाल में अंतर नहीं है, उसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। तो ध्वनि का वेग ही कहो आप, चाल कह दो, वेग कह दो, कोई बात नहीं है। यश बाबू, आप इतने ही फैक्ट याद कर लीजिए, आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वर्कशीट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या इतना सभी को समझ में आया? देखिए, सिर्फ ना डेफिनेशन रटने से मतलब नहीं है। ये कोई हिस्ट्री तो है नहीं कि भैया रट लिया आपने कि बाबर इतने में मरा, सबको समझ आ गया, रट लिया। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मैं आता सीधे आगे इस बात को ऐसे लिखवा देता, प्रतिरोध ज्यादा होने पर ऊष्मा में बदल जाता है, तुम कहोगे भैया कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है, बेसिक बेसिक चीजें तो समझना जरूरी है। चलो, सबको बढ़िया समझ में आ गया। अब देखिए, आप मुझसे ये पूछें, एक भाई ने कहा कि भैया ये बताओ कि अगर मान लो किसी तार में, ये तार है और इसमें आई धारा बह रही है, बहने वाली धारा जो है वो आई है, करंट जो है आई है, और इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आपका आर, इसका जो प्रतिरोध है वो आर है, और इसमें लगने वाला समय है टी, इसमें लगने वाला समय है टी, ठीक। तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी बताइए, इसमें कितनी हीट एनर्जी डेवलप होगी? तो आप कहोगे जी इसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होगी H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। मैंने कहा कि अगर किसी तार में आई धारा बहती है
R उसका प्रतिरोध है, T समय में बहती है, तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा याद रखें। भैया जी ये कहाँ से आया है? तो देखो ये फॉर्मूले ना प्रैक्टिकली होते हैं, प्रैक्टिकल करने से आते हैं। और वो प्रैक्टिकल किसने किया? तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जूल, जिनके नाम पर ऊर्जा का मात्रक है, उनका ये नियम है। इसे कहा जाता है जूल का तापन नियम, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का तापन नियम। ठीक है, तो सवाल आएगा पेपर में कि बताइए जूल का तापन नियम किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे जी जूल का तापन नियम होता है H बराबर I स्क्वायर RT। इसको कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I स्क्वायर RT। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार, लाजवाब। H बराबर I स्क्वायर RT। ऑप्शन ऐसे ही होंगे, एक में होगा I की पावर 2 RT, एक होगा I R की पावर 2 T, एक होगा I R T की पावर 2, है ना। एक बार समझा दो, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, सीधा याद रखो कि उस उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो होगी I स्क्वायर RT। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ आया, बहुत बढ़िया, सबका थम्स अप है, कोई प्रॉब्लम किसी भी भाई बहन को नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़े, सवाल आएगा कि इस नियम का उपयोग करके, इस नियम का उपयोग करके आपने लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया। उसको कहते हैं हम अनुप्रयोग, उस शब्द को कहते हैं हम अनुप्रयोग, यानी कि जूल के तापन नियम के अनुप्रयोग। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी जूल साहब ने ही बताया था, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ही जूल साहब का है। तो आप कहोगे जूल के तापन नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल के तापन नियम के अनुप्रयोग। देखिए क्या क्या अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग, मुझे एक बात बताइए कि आप इस्त्री देखते होंगे, अरे भाई इस्त्री का मतलब आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, वो वाली इस्त्री नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन देखो वो कैसे काम करती है। कपड़े आपको गर्म करने हैं, प्रेस करने हैं, तो प्रेस कैसे होते हैं, गर्म करके होंगे। तो आप क्या देते हो उसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, विद्युत ऊर्जा देते हो। आप देखते होंगे कि वो हीट होकर कपड़ों को आयरन कर देती है। आप देखिए पानी गर्म करने की रॉड, वो भी गर्म होती है, कैसे होती है, आप उसका तार बिजली में लगाते हो, उसको पानी में डुबो देते हो। आप और भी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो कुल मिलाकर उनमें क्या हो रहा है, आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, आने वाली विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, ऊष्मा में बदला जा रहा है, हीट में बदला जा रहा है। ठीक है, आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, यानी आने वाली विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जा रहा है, यही तो हो रहा है। तो आप, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनमें हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, देखो हर एक चीज ये तारों से मिलकर बनी है, तो उसमें हम जो भी तार इस्तेमाल करते हैं उन सबका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ होता है, प्रतिरोध बढ़ा तो बस, तो आने वाली ऊष्मा, आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप ही हीट एनर्जी में बदल जाएगी। देखो जो चीजें ज्यादा गर्म होती है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, समझ लेना उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, उसमें जो मटेरियल लगा है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। और जो भी गर्म नहीं होता है, जो भी हीट नहीं होता है, जैसे आप चांदी लें, तो चांदी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, वो हीट नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो अच्छी चालक है, उसमें प्रतिरोध बहुत कम है, इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में रुकावट ही नहीं है। तो सारी विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, ऊष्मा में बदल जाती है। तो बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, लेकिन पेपर में 3 पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं, देखिए आपसे केवल 3 अनुप्रयोग पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से अनुप्रयोग पूछे जाएंगे? पहला आपसे पूछा जाएगा विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, जिसको आप कई सालों पहले बल्ब कहते थे, हालांकि अब तो बेचारा ये लुप्त ही हो गया है। दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि विद्युत हीटर। तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि विद्युत फ्यूज, तीसरा ही आता है।
अब देखो वन बाय वन बात करेंगे, ये सारे वो हैं जो इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो एक सवाल तो यहां से भी बन जाएगा कि बताओ निम्न में से कौन विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। तीन ये होंगे, एक आपसे बोल देगा जैसे कि मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में हम चाहते थोड़ी है कि ऊष्मा बने, हर वो चीज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करती है जिसमें हम ऊष्मा बनाकर उसका यूज करते हो। भाई मोबाइल में तो हम चाहेंगे ऊष्मा ना बने, गर्म ना हो ज्यादा, तो मोबाइल इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये तीन चीजें पूछी जाएंगी। अब इनमें देखो क्या क्या पूछा जाएगा, पहले वन बाय वन बात करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब हमने देखा है जिसको हम बल्ब 10 रुपए का दुकान से लाया करते थे। अब देखो उसकी कीमत कम थी लेकिन आजकल उसको रिप्लेस कर दिया किसने, एलईडी ने, लाइट एमिटिंग डायोड्स ने। क्यों रिप्लेस कर दिया समझिए। पहले आप बल्ब के काम करने का तरीका समझो, बल्ब काम कैसे करता है। देखिए ये है आपका बल्ब, ठीक है, ये है आपका बल्ब। इस बल्ब को आप दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप यहां से इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हो। तो इसका तार हमने ऐसा लिया है कि जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, और प्रतिरोध क्या है, ये है आपका टंगस्टन, हमने लिया टंगस्टन, ठीक है। अब भाई टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, ये मतलब ये जो धातु है ना, ये बाई नेचर ही ऐसी है कि इसका रेजिस्टेंस अपने आप ही बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करता है कि आने वाली सारी विद्युत ऊर्जा को, आने वाली सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलेगा, ऊष्मा में बदलेगा, हीट में बदलेगा। अब देखो अगर कोई चीज गर्म होती है तो आपने भी देखा होगा कि उसमें चमक अपने आप बनती है, बोलो बनती है कि नहीं। भैया शरद बाबू फ्लूइड चैप्टर जो है वो प्रेशर वाले चैप्टर में ही कवर हो गया है, जो प्रेशर चैप्टर था ना वो कवर हो गया। तो आपने देखा होगा जब कोई चीज गर्म होती है ना तो वो अपने आप ही चमकती है। किसी गर्म होने वाली चीज को देखो, अब ये इतना भयंकर गर्म होता है कि आपने देखी होगी इस बल्ब की रोशनी, कितनी भयंकर रोशनी होती थी। तो पता है क्या हो रहा है इसमें, पहले विद्युत ऊर्जा को हमने किस में बदला, हमने बदला ऊष्मीय ऊर्जा में, हमने डायरेक्टली उसको प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदला, पहले हमने ऊष्मीय ऊर्जा में बदला। उसकी मदद से जो हमें लाइट मिली, जो हमें प्रकाश ऊर्जा मिली, ये हमारे हालांकि काम की थी लेकिन डायरेक्ट हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। हमें पहले इसको ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना होता है, यानी कि हीट एनर्जी में बदलना होता है, तब जाके हमें लाइट एनर्जी मिलती है। अब देखो हीट एनर्जी में बदलने के चक्कर में आप इसके पास खड़े हो, देखो इतनी गर्मी लगती है, यानी कि ये आधी ऊर्जा तो इसी में नष्ट हो जाती है, ऊष्मा में बदलने में ही नष्ट हो जाती है। तो 50% लॉस यही हो जाता है, केवल इस 100% में से यहाँ 50% ही जा पाती है। तो ये सस्ता इसीलिए सिर्फ था कि इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लग रही थी, सिर्फ एक तार लगा दो टंगस्टन का, झमाझम भका भक जलेगा, इसीलिए तो सस्ता आता था। लेकिन ये एनर्जी बहुत खाता है, पता है आपको, एक 10 रुपए का बल्ब, 10 रुपए का बल्ब ये 100 वॉट की एनर्जी खा रहा है। अब यहाँ तो तुमने पैसे बचा लिए लेकिन यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो पैसे दे दिए, 100 वॉट की एनर्जी का मतलब खूब सारे आपके यूनिट के पैसे चले गए। लेकिन एलईडी जो है आजकल, एलईडी भी हालांकि ज़्यादा महंगी नहीं है, एक 40 रुपए की एलईडी 10 वॉट लेती है बस, और मजे की बात कि वो विद्युत को डायरेक्टली प्रकाश में बदलती है, एलईडी का ये काम है। तो ये यहाँ थोड़ी महंगी है लेकिन यहाँ सस्ती हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है बल्ब। अब भैया जी बल्ब से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, देखिए पहला सवाल पूछा जाएगा कि इसका जो वायर होता है, सबसे पहला सवाल कि इसका जो तार होता है, इसका जो वायर होता है, ये किस धातु का बना होता है। तो आप कहो जी विद्युत बल्ब का तार टंगस्टन का बना हुआ होता है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब में जो तार इस्तेमाल होता है इसका रेजिस्टेंस कैसा रखा जाता है। तो बताओ रेजिस्टेंस कैसा रखोगे तुम, कम रखोगे ज्यादा रखोगे, तुम कहोगे जी भैया बहुत ज्यादा रखेंगे, तो आप रखोगे इसका रेजिस्टेंस हाई, तो आप लिखोगे कि इसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है जी, उच्च रखा जाता है। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कभी ये चाहोगे कि विद्युत बल्ब गर्म हो, देखो गर्म होने पे चीजें पिघल जाती हैं, तो क्या आप ये कभी ये चाहोगे कि विद्युत बल्ब जरा सा गर्म हो और गर्म होते ही पिघल जाए, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं चाहेगा। तब चाहेंगे कि जो इसमें तंतु लगा हुआ है ना, इसका तार कहो फिलामेंट कहो तंतु कहो एक ही बात है, ये जो लगा हुआ है ये बहुत ज्यादा
गर्म होकर भी ना पिघले, यानी कि आप चाहोगे इसका जो गलने का अंक है ना वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी बहुत सारे टेम्परेचर को वो झेल सके। और टेम्परेचर क्या है यार, हम जानते हैं कि टेम्परेचर ना ऊष्मा की माप है, तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हीट को झेल सके। तो आप कहोगे कि इसका जो गलनांक है, आपसे सवाल आएगा कि बताइए इसका गलनांक कैसा रखें, सिर्फ ऑप्शन होंगे उच्च या निम्न। गलनांक हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो पॉइंट जिस पर कोई भी चीज पिघल जाती है। तो आप कहोगे जी सर गलनांक भी, भैया गलनांक भी रखें इसका उच्च। मैं तो यही चाहूंगा ना कि ये बहुत ऊंचे गलनांक पे जाके पिघले। तो बताएंगे बाबू क्या आपको समझ में आ गई तीनों बातें भैया बहन? चलिए राम खुश, आप सबसे बेस्ट हो सर, लव यू, बहुत सारा प्यार। बाकी बेस्ट हम और सब मिलकर हैं, अकेले ना मैं कुछ हूं ना अकेले आप कुछ हैं, सब कुछ मिलकर बेस्ट है। विद्युत बल्ब क्यों फूट जाता है पीयूष बाबू? एक तो देखो कभी कभी उसमें गैसेस क्रिएट हो जाती हैं, गैस बन जाती हैं, उस सवाल पे भी मैं आऊँगा। विद्युत बल्ब से संबंधित ये तीन चीज़ें यहाँ, और आगे नोट डाल के लिखना पीयूष बाबू के सवाल का जवाब बस मैं आपको नोट में देता। एक सवाल ये भी आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बताओ बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि गैस इन द बल्ब। इस टॉपिक का ना इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग से लिखवा रहा हूँ। तो आप ये कहना कि कोई भी हम एक अक्रिय गैस भर देते हैं, भैया अक्रिय गैस क्या बवाल है? आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो कि जो इनर्ट गैस होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, वो होती हैं कि जो किसी से क्रिया नहीं करती। केमिस्ट्री के टेबल में सबसे लास्ट में आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनान, रेडान पढ़ा हो। उनमें से सारी गैस ऐसी हैं वो ना खुद कुछ करती ना किसी से रिएक्शन करती। देखो जब दो गैस रिएक्शन करते हैं तो नई चीज बनती है तीसरी। तो हम विद्युत बल्ब में एक ऐसी गैस भर देते हैं, इनर्ट गैस भर देते हैं, जैसे कि कौन सी गैस भर दी भाई, आर्गन भर दी, हमने गैस भर दी आर्गन, ताकि वो उसमें अंदर मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, क्योंकि ऑक्सीजन से अगर क्रिया करेगी तो तंतु को गला देगी, इसलिए हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन पहुंचे ही ना वहां। तो इनर्ट गैस ऐसी है कि ना खुद कुछ करेगी ना किसी को करने देगी, उसमें ऑक्सीजन रह भी जाएगी तो वो उसे कुछ करने नहीं देगी। लेकिन बाय द वे अगर ये कम पड़ गई इनर्ट गैस जो आपने भरी है और ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो बल्ब आपका फूट जाएगा, और आपने देखोगा ना धुंधला धुंधला सा हो जाता है बल्ब। उस धुंधलेपन से बचाने के लिए आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी करते हो, ठीक है। तो बल्ब में या तो हम आर्गन गैस भरेंगे, उसके साथ साथ हम नाइट्रोजन भरेंगे। सिर्फ आपसे तो इतना पूछा जाएगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो दोनों ही गैस भरी होती हैं, आर्गन भी नाइट्रोजन भी, दोनों एक साथ कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, हालांकि वहां का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने ना दिमाग को कंट्रोल करना सीखो, जैसे कोई भी चीज़ बीच में आ जाती है तो आप टॉपिक से हट के वही पूछने लगते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट एमिटिंग डायोड, लेकिन मुझे इससे ये लगता है कि आप फोकस के साथ नहीं पढ़ते। इसी को फोकस, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन का मतलब है हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं बस वही हमारे दिमाग में चले। ऐसा नहीं है एलईडी आया तो ये टॉपिक आपके लिए बेकार हो गया, अब एलईडी पे ही बात कर लें, नहीं, पहले स्क्रीन पे रिलेटेड चीज़ों को पूछो, इससे कुछ समझ में नहीं आया तो बताएंगे कि हाँ इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सारा प्यार भाई अर्जुन बाबू। तो बल्ब में जो गैस भरी होती है वो आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बाकी सवाल आएगा तार किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल होता है डब्लू। तो याद रखना कि टंगस्टन का जो सिंबल है, टंगस्टन का जो संकेत है, ये संकेत है आपका डब्लू। रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, और गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका उच्च होता है, यानी कि बहुत ही हाई होता है। ठीक है भैया जी, अजय मैं बाबू केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरी थोड़ी गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके चलते मैं केवल 4 क्लासेस मुश्किल से ले पाता हूँ। अभी और भी बैचेज में फिजिक्स बची हुई है, तो आपके बैच के तुरंत बाद उन बैचेज में शुरू करनी है, माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारा प्यार भाई आपको सुमन। रेलवे के लिए नहीं हो पाएगी, देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि ये फिजिक्स उन एग्जाम्स के लिए काफ़ी है जिसमें साइंस जीएस के अंदर आती हो। अब आप कोई भी एग्जाम उठा लो, मुझसे एग्जाम के नाम ले लेके मत पूछना, आप खुद सोच लो, आपको अपना सिलेबस पता होगा कि मेरे एग्जाम में साइंस जीएस के अंदर में आती है, अगर नहीं तो फिर ये फिजिक्स नहीं है उसके लिए काफ़ी। रेलवे में स्पेशल साइंस आती है, अलग से लिखा होता है ना सिलेबस में साइंस, तो हर उस एग्जाम के लिए नहीं है क्योंकि वहां लेवल ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर पे भी आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले पे हाथ खूब सेके होंगे,
तो उसमें सवाल पूछा जाता है कि बताइए उसका तार किस धातु का बना होता है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। अब सवाल एक बच्चा, एक मेरा भाई ये कहेगा कि भैया इसमें क्यों टंगस्टन नहीं लगा दिया। देखिए टंगस्टन क्या है ना, चमक बहुत पैदा कर देता है, गर्मी तो करेगा उत्पन्न, गर्मी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी चमक दे देगा। लेकिन अब आप हीटर पे हाथ सेक रहे हो, ऐसा थोड़ी कि चमक इतनी बन जाए आप देख ही ना पाओ उसकी तरफ, ऐसे थोड़ी हाथ सेकोगे, ऐसे कर गए पीछे को मुंह कर लिया, आप हाथ सेक रहे हो, मजबूरी हो जाएगी वो तो हम किसको लेके आए, नाइक्रोम को। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। और देखो नाइक्रोम की जो गूंज होती है ना, चमकती वो भी है हीटर में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चमकती है, बट गर्मी झमाझम पूरी देती है। तो इसमें हमें चमक थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए गर्मी। तो नाइक्रोम का प्रतिरोध कैसा रखा जाता है, आप कहोगे जी गर्मी चाहिए तो उच्च ही रखा जाएगा, और इसमें हम ये भी चाहेंगे कि ये जल्दी से गले ना। भाई मैं यही तो चाहूंगा कि ये जल्दी से गले ना। बाबू हल्की ऐसी बढ़ा लो जी, जरा बताइए। एक बार ना लुभाराम जी का कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर, ये बता रहे हैं कि हैंडरिटन नोट्स में थोड़ी त्रुटि मिलती है। हाँ देखो देखो, नीचे नीचे करो, लुभाराम नहीं दिख रहा आपको, ध्यान से पढ़ो। हाँ इनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर दो। जरा बताओ ये चीजें समझ आ गई। सवाल आएगा कि बताओ इलेक्ट्रिक हीटर का तार किसका बना होता है जी, नाइक्रोम का बना होता है। सवाल आएगा इसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है जी, निम्न रखा जाता है या उच्च, आप कहेंगे जी उच्च रखा जाता है। गलनांक कैसा रखा जाता है, गलनांक इसका हाई रखा जाता है, यानी कि उच्च रखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना होता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पहले बताओ ये चीज समझ आ गई। भैया परवीन बाबू आप लगातार ये बात पूछते आते हैं कि सर 2 क्लास में फिजिक्स निपटा दो, 1 क्लास में फिजिक्स निपटा दो, आज ही निपटा दो। आज तो आप ये कह रहे हो आज ही निपटा दो, ठीक है। तो फिजिक्स आपके लिए मेरी तरफ से द एंड हो गई है, ठीक है, आप यही चाहते हो लो, अब आप आराम से मौज कर लो, कोई बात नहीं, आपके लिए मेरी तरफ से बाबूजी परवीन बाबू द एंड हो गई है, सही है। आप क्लास छोड़ दो। यार एक बात तो बताओ कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको रटवा दूं, आधा अधूरा करवा के बस निकल लूं। आजकल है ही थोड़ा जमाना ऐसा, सब झूठी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे सच बोल के कहता हूँ कि नहीं भाई 2 दिन 3 दिन और लगेंगे, मैं आपको उतना कंटेंट दूं जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो आपको डाइजेस्ट होगा ही नहीं। ऐसे मत कर क्या करो भाई। फिजिक्स में तकरीबन 2 सवाल आपके रहेंगे। इनका वैज्ञानिक कौन था, भाई वैज्ञानिक से तो कभी ऐसे सवाल नहीं आएगा। बाकी देखो विद्युत बल्ब का तो आपको पता है, बल्ब के थे एडिसन साहब, बल्ब के एडिसन साहब थे। बाकी हीटर का ऐसा कोई वैज्ञानिक सामने कभी निकल के नहीं आता। अब विद्युत फ्यूज को देख लेते हैं एक बार, इतना नोट हो गया होगा तो उसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको ना तभी बढ़िया समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज, आओ भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखो ये क्या होता है, आपने कभी इसको देखा है कहीं, हरीश बाबू आपने देखा है कहीं इसको, कभी कहाँ देखा है बताओ, ध्यान करो एक बार। बहुत शानदार, इन्वर्टर में देखा होगा। और पता है बाहर कहाँ दिखता है ये, आपने कभी एक्सटेंशन बोर्ड देखा है, एक बोर्ड जो होता है जिसमें बहुत सारे प्लग होते हैं, उसका तार वहां लगा देते हैं, उसमें तो बिल्कुल ऊपर दिखता है, इसको बोलते हैं विद्युत फ्यूज। अब सुनिए, आपको पता है ये क्या काम करता है, चलो आज देखते हैं कि आपको समझ आता है कि नहीं। देखो हरीश बाबू को भी नहीं पता, आज नया टॉपिक मिला है, हालांकि हरीश बाबू को ज्यादातर चीजें पता रहती हैं। देखो ये एक कांच का सिलेंडर है और इसमें हमने एक तार लगा दिया। अब ये तार क्या करेगा, ये हमने कहाँ लगाया, ये हमने मान लो आपके इन्वर्टर में लगा दिया। हम एक इन्वर्टर में ये लगा हुआ पाते हैं, पीछे से बाजार से ही लगा हुआ आता है। भाई इन्वर्टर में ये क्या काम करता है, मान लो इन्वर्टर है, ये छोटा सा होता है, इसमें अंदर आ जाता है, मैंने तो बस बड़ा कर दिया डायग्राम। देखो इन्वर्टर जिस कंपनी ने बनाया है वो आपसे ये कहती है कि मेरा इन्वर्टर 220 वोल्ट पे झमाझम काम करेगा। ऐसा हर एक विद्युत उपकरण के साथ होता है कि भाई साहब ये 220 वोल्ट तक बढ़िया काम करेगा, लेकिन आपके घर में अगर कभी 220 वोल्ट से ज्यादा आ भी जाता है तो 240 तक ये झेल जाएगा, ठीक है। बट 240 से ज्यादा नहीं झेलेगा, क्योंकि ये तो खराब हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी अगर इसको मिलेगी खराब हो जाएगा। कम पे क्या होगा, ठीक से काम नहीं करेगा। चलो कम पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पे तो भाई हम इससे हाथ धो बैठेंगे, इसके कंपोनेंट बड़े महंगे महंगे हैं, पता नहीं कौन सा खराब हो जाए।
तो मैंने इसमें एक विद्युत फ्यूज लगा दिया। अब मैंने जो ये तार लगाया है ना, मैंने इसको ये बोला है कि देखो ध्यान से सुनना कि भाई 220 वोल्ट तक के वोल्टेज को तो आराम से जाने देना। ठीक है हरीश बाबू, यहां तक समझ आ रहा है? मैंने इसको जिम्मेदारी दी, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ये हमने वहां जोड़ा जहां से बिजली जा रही है, इसमें अंदर तो होता ही है कि भाई 220 वोल्ट तक तो आराम से जाने देना। ठीक है, बाकी जैसे ही 220 से ऊपर बढ़े तो तुम उस करंट को ऊष्मा में बदलना शुरू कर देना। भाई धारा ऊष्मा में बदल सकती है, मैंने अभी अभी बताया। तो ये क्या करेगा, धीरे 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 ऊष्मा में बदलता रहेगा। और मैंने कहा 240 वोल्ट तक बदलते रहना, 240 वोल्ट तक तुम गर्म हो जाना पूरी तरह। बट फिर भी अगर पीछे से वोल्टेज ज्यादा आए, उससे ज्यादा बढ़े, तो तुम इतने गर्म हो जाना कि तुरंत पिघल जाओ, पिघलते टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे जाएगी? बताओ, एनर्जी आगे मतलब करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो क्या हुआ, ये कितने रुपए का है, ये 10 रुपए का आता है मात्र। तो क्या मैं ये कह दूं कि इसने अपने जान की बाजी लगा दी और उस आपके 8-10 हजार रुपए की चीज को बचा लिया? यही तो काम कर रहा है भाई, ये आ गया आपको समझ में? तो कैसे ऊष्मा बनाई इसने, विद्युत धारा को ही तो ऊष्मा में बदला। तो इसको बोलते हैं हम कि फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर कार्य करता है। अब देखिए, मैं इससे संबंधित कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो क्या क्या है भाई हरीश मुझे बताओ। इसका प्रतिरोध कैसा, अच्छा इसका तार किसका बना होता है? तो तार मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, इसका तार एक मटेरियल का नहीं बना होता, ये होता है मिश्रण, कॉपर का, टिन का और शीशा का। इन तीनों चीजों को मिला के इसका वायर बनता है। ये आपको याद रखना है, कॉपर, टिन और लेड। अच्छा, इसका प्रतिरोध कैसा रखना है? तो प्रतिरोध तो आप बताओ, क्या हम इसमें चाहते हैं कि विद्युत धारा ऊष्मा में बदले? भाई यही तो चाहते हैं हम इसमें, क्यों हरीश बाबू? तो इसका प्रतिरोध हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी ज्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ कि इसके गलनांक से हमें क्या उम्मीद है? गलनांक का मतलब गलने का अंक। क्या हरीश बाबू मैं ये चाहता हूं कि सर्किट में 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 11000 वोल्ट जाए और ये पिघले ना, बिल्कुल भी बहुत गर्म होके भी ना पिघले? ये तो पुष्पा बना रहा है, ये कहेगा भैया पुष्पा है हम नहीं पिघलेंगे, घर में तबाही मच गई, आग लग गई, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बर्बाद हैं, भैया फ्यूज बाबू बैठे हैं, तुमने ले लिया हाई मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज। फ्यूज कह रहा है जी मैं नहीं पिघलूंगा, मैं तो इसकी तरह हूँ, जब तक 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं जाएगा मैं नहीं पिघलने का। क्या ऐसा चाहते हो? ऐसा तो नहीं चाहते। आप चाहते हो इसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट है इसका लो, यानी कि निम्न। अब समझो कि है तो तीनों ही विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित, लेकिन ये गुण सबका सेम है, बट ये गुण इसका थोड़ा सा अलग है। ये उच्च होता है इनका और ये निम्न होता है। इतनी सी ही बात पूछी जाएगी इन तीनों से, इससे ज्यादा आपसे कोई कैसा भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बिहार पब्लिक भैया जी नहीं हो जाएगा। अजय कुमार बाबू आप मुझे ये बताओ, उसमें साइंस अलग से आती है या जीएस में आती है? बताओ, अलग से आती है ना, उसमें साइंस अलग से आती है, नहीं हो पाएगा वहां पे। देखो ये बेसिक लेवल की साइंस है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जहां पर फिजिक्स स्पेशल सिलेबस में है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो ज़रा एक बार बताइए कि हाँ जी मुझे बात समझ में आ गई। सर प्रतिरोध और फ्यूज में अंतर क्या है? यश बाबू मुझे एक बात बताओ कि धरती और चांद में क्या अंतर है? अब मैं किन्हीं भी दो चीज़ों को कहीं से उठा के लाऊं और उसमें अंतर पूछूं, ये कोई बात थोड़ी होती है। देखो अंतर किस में पूछा जाता है भाई हरीश बाबू? उसमें पूछा जाता है ना जिसमें लगभग लगभग समानताएं होती हैं, तभी तो हमें समझ में नहीं आता। भाई तुम मुझसे पूछो गोरे में और काले में क्या अंतर है, तो आप भी कहोगे यार क्या बात पूछ रहा मास्टर, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। भाई प्रतिरोध का अपना काम है, फ्यूज का अपना काम है। फ्यूज एक ऐसी चीज है कि जो हाई वोल्टेज जाने से रोकता है, और प्रतिरोध एक ऐसी चीज है जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। बस कहानी खत्म। हाथ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ अविनाश बाबू यही तो आएगा पेपर में। भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। बताइए भैया, क्या किसी को कोई समस्या है? अगर समस्या है तो पूछें, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक बार थम्स अप करके सहमति दे देना। हम्म,
ठीक है जी, यहां तक सभी को बहुत अच्छे से बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज हर जगह लगभग मोस्टली हर जगह होता है, फ्यूज जहां पे भी महंगे उपकरण होते हैं वहां पे हर जगह लगभग रखा जाता है। चलो बहुत बढ़िया जी, मुझे इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जिससे जो इसका सिंबल भी नहीं पूछा जाता, इनका सिंबल नहीं पूछा जाता, तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ इसके लिए लिखवाई वो सब इसके लिए लिखवाई जाए, फिर तो मेरा अनुभव किस बात का, फिर तो मैं आपके नोट्स मोटे करवा रहा हूँ सिर्फ। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर वो चीज़ें लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसे तो बल्ब में पढ़ने को बहुत कुछ है। तुम मुझसे पूछो भैया, बल्ब में जो नीचे टोपी सी लगी होती है उसका मटेरियल क्या होता है, वो काम कैसे करती है, कितने रुपए की आती है, उसको अगर मैं टूटे हुए बल्बों की 10 टोपी निकाल के बेचूं तो कितने रुपए मुझे मिल जाएंगे। ऐसे तो तमाम बातें हैं पूछने को बल्ब से रिलेटेड, लेकिन हमें तो सिर्फ उतनी पढ़नी है जितनी हमारे एग्जाम में आती है। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ आके ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। जो उन भैया के लिए मैंने द एंड लिखा था वो यहाँ चैप्टर के काम आ गया। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर हमारा आता है मैग्नेटिज्म। तो अगले चैप्टर पे हम चलेंगे और चैप्टर का नाम आप डालेंगे, नंबर आप लोग देख लो कौन सा है। नाम है चैप्टर का मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। ठीक है जी, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। अगर आप चाहें कि आज ही इसको शुरू करना है तो बिल्कुल हम आज ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं शुरू करूंगा तो मुझे कम से कम आधा घंटा तो चाहिए। दो हिस्सों में मैं बांटता हूँ इसको। एक हिस्से को फिनिश करने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा इसको चाहिए ही चाहिए। तो फिर हम अगले आधा घंटे और इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और पूरा हम इसको फिनिश करके ही दम लेंगे। अब जैसी आपकी इजाज़त हो वैसे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यार एसएससी जीडी के लिए टैटू वैटू तो मत रखना, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मेडिकल लेते हैं। ये टैटू वैटू पहले ही अपना लेज़र वेज़र करवा लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन में भी टैटू के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उसको हटवा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया रोशनी, बहुत सारा आभार गुड़िया आपका। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आज स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। कुछ भैया कल के लिए कह रहे हैं, कुछ आज के लिए कह रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा कल वालों की ज़्यादा वोट हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा कल ही कर लेंगे, है ना, क्योंकि फिर मुझे आधा घंटा इसमें चाहिए ही चाहिए होगा। मैग्नेटिज्म चैप्टर बचा हुआ है आपका, और आपका चैप्टर बचा हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा। लेंस और दर्पण जो शायद कभी आपको याद ना हुए हों वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। मिरर एंड लेंस जो आपको अच्छे से याद हुए होंगे। तो कल इस चैप्टर को हम करेंगे मैग्नेटिज्म को। आप इतना तब तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैग्नेटिज्म चैप्टर कोशिश करेंगे कल ही आपका ओवर हो जाए। कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो वो नेक्स्ट डे हम शुरू के 10-1 मिनट में कर लेंगे, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश वाला। और प्रकाश चैप्टर को हम 2 से 3 क्लासेस में ख़त्म कर रहे होंगे, मतलब या तो शुक्रवार तक या 100% शनिवार तक आपका सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। आज क्या दिन है, ट्यूसडे ही है ना। हाँ, अभी तो हमारे पास 4 दिन है, बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। 3 या 4 क्लासेस में आपका सिलेबस बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कल ही शुरू कर लेंगे। देखो भाई, है हमारे पास थोड़ी सी मिनट, तो मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ। पहले मुझे बताओ कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखे ही दे रहा हूँ, अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने सिलेक्शन के लिए तो मुझे बताओ कि आप ये कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ना। कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, जैसे ये कॉन्सेप्ट ही तो है, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पढ़ लिया इसको, कॉन्सेप्ट को समझना होता है अच्छे से। क्या आप वो कर रहे हैं, आप खुद देख लो। इनमें से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जी सिलेक्शन का तरीका क्या है। देखो, सिलेक्शन का कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार सिलेक्शन तो उनका होता होगा जिनके अंदर 4 दिमाग होते होंगे, हो सकता है उनकी खोपड़ी में 4 दिमाग हो। नहीं होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड में पता है कितना सा फर्क होता है? सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये नॉट सेलेक्टेड है, सॉरी ये सेलेक्टेड है, ये नॉट सेलेक्टेड है, सिर्फ इतना सा। ये सक्सेसफुल है, ये अनसक्सेसफुल है। पहली बात तो इसके दिमाग में भरा हुआ कचरा इसको नीचे रखता है कि मैं भाई जो सेलेक्टेड होते हैं, जिनको सब कुछ समझ में आता है, जिनके मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर आते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते होंगे। पहले तो ये बात दिमाग में से निकालो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि जो वो कर रहा है एक सेलेक्टेड बच्चा, वो तू कर सकता है, तो आप यहाँ आ जाओगे, डेफिनेटली उसके बराबर में आ जाओगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, रटो मत, उनको समझो। अब देखो, मैं आपको कई बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट का समझ में आना ये गारंटी नहीं देता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ही याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा नहीं। कितना ही अच्छा मैं समझा लूँ, कितना ही अच्छा आप समझ लो, 100% समझ लो उसको, 2 दिन बाद भूल जाओगे। हमारा दिमाग भूलने के लिए बना होता है, याद रखने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बस में जा रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बस में बैठे हैं तो दुनिया भर की चीज़ों के नाम पढ़ते जा रहे हैं। भैया अग्रवाल स्वीट्स का नाम पढ़ लिया,
सैनिटरी हार्डवेयर पढ़ लिया, यहाँ पर घोड़े की नाल ठोकी जाती है, कुछ भी पढ़ते हुए जा रहे हो तुम, यहाँ पर देसी ठंडी बियर मिलती है, सब तरह की बात तुमने पढ़ लिया। अब एक बात बताओ कि दिमाग में ये चीज़ें सेट हो गई, तुमने पढ़ लिया, दिमाग में चली गई। अब रात को सोते टाइम दो मेमोरी है, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। तो परमानेंट मेमोरी पूछती है टेम्परेरी से कि वो चीज़ें बताओ जो इसने 2-3 बार बोली हो। तो ये तुम जो चीज़ें पढ़ते चले जाते हो, बस में इनको बोलते थोड़ी, पढ़ा एक बार भूल गए पर दिमाग में चली जाती है। तो ये कहती है कि देखो ये सारी चीज़ें तो इसने कभी बोली नहीं है। अब तुमने बट अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आज और तुमने इसको रिवाइज कर लिया सोने से पहले, तो सोते जाए टाइम जब तुम सो जाओगे तब हमारे दिमाग में ये प्रोसेस चलती है, तो ये कहेगा यार ये तो इसने रिवाइज करी है। तो परमानेंट मेमोरी कहेगी ठीक है उन्हें मेरे अंदर डाल दे। तो केवल वो चीज़ें परमानेंट मेमोरी अपने अंदर फीड करती है जो चीज़ें तुम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको रिवाइज करना नितांत आवश्यक है। और देखो यहाँ पर आके सबसे बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि ये टीचर करवा लेता है लेकिन ये कोई नहीं कराता, टीचर कराते नहीं भाई, कैसे करा सकते हैं, सिलेबस ही इतना है। प्रवीण भैया को तो सिलेबस उतने से बहुत जल्दी खत्म करना है, मैं कहूँ कि मैं रिवीजन भी कराऊंगा तो तुम हाथ खड़े कर दोगे ना, इतनी क्लास ले लें, सिलेबस खत्म करा दिया, अपने घर बैठो रिवाइज खुद करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, रिवीजन करना है। अब देखो आप पेपर देने जाओ भयंकर थ्योरी रट के, मैंने खुद देखा है। एक समय ऐसा आया, मैंने थ्योरी को जितना टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था ना, मैंने ढंग से घोट लिया था। मैं ठीक ठाक पढ़ने वाला रहा था अपने समय पे, घोट दिया मैंने किताबों की थ्योरी, मतलब नोट्स की थ्योरी रट दी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई मुझे, बढ़िया। अब मैं जाके पेपर में बैठा, मुझे दिखे तो सवाल कुछ तो थ्योरी में से सीधे सीधे आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भाई समझ ही नहीं आ रही हैं, वो है क्या। सवाल ऐसा तो लग रहा है थ्योरी में से है लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो देखो थ्योरी से मैक्सिमम 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं किसी भी टीचर के किसी भी सब्जेक्ट की। रिमेनिंग 30-40% क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस में आपको नए नए तरह के वो सवाल मिलते हैं जो पेपर में आपको ऐसा लगता है घुमा के सवाल पूछा, जिस शब्द को आप ऐसे कहते हो ना घुमा के पूछा, वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। नहीं बहुत सारे सवाल जब आप कर चुके होंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऑलमोस्ट हमारे चैनल पे हर एक कोर्स के प्रैक्टिस सेट चलते हैं, हर टीचर बड़ी मेहनत के साथ लाते हैं, वो कर लो। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, आप कहते हैं ना मैं तो बुक से करूंगा, तो लेवल का ध्यान रखना। टीचर तो लेवल वही करवाते हैं जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लेवल का ध्यान रखना। लेवल कहाँ से चूज करूं मैं, लेवल पकड़ो आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार आप देख ले जाओ, हर एक सब्जेक्ट के। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी पब्लिशर उठा लो, मैं ये नहीं कहता कोई एक पर्टिकुलर उठाओ, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, आपको जो अच्छे से समझ में आता हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस से 30-40% आपका कवर होगा। फिर से वही बात है, इसको याद कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवीजन से याद होते हैं, ये भी रिवीजन से याद होगा। रिवीजन करो सोने से 1 घंटे पहले, संडे को करो, जब भी छुट्टी मिले तब करो। रिवीजन तो ऐसी चीज रखो जब भी मौका मिल रहा है लपेट दिया, कर दिया भैया। 10% देखो भैया, 10 से 20% कभी कवर नहीं हो पाता। हर सिलेबस की हर सब्जेक्ट की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कुछ भी उठा के कहीं से पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 80%, 80 से 90% अगर आप क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं पेपर में तो श्योर सिलेक्शन है, ये बात आप भी जानते हैं। तो सिर्फ इतनी चीजें आपको करनी होती है सिलेक्शन के लिए। थोड़ा समय था तो कुछ व्यक्तिगत अनुभव मैंने अपने शेयर किया आपके साथ, आशा करता हूँ कि ये काम के होंगे। बाकी चैप्टर को हम कल शुरू करेंगे, फॉलो करोगे 7 दिन 10 दिन 15 दिन करके देखो, लगे कि हाँ भाई कुछ बताया है, कुछ फॉलो किया है, तो आगे करते रहना, नहीं तो छोड़ देना। जब ऐसी वैसी बातों को ही फॉलो कर लेते हो कि शीशम के पत्ते खाने से अकल आ जाती है, या कोई तुमसे कहता है कि दही में शहद में ये मिला के कर लो, ये करने से अकल आ जाती है, तो एक बार भैया ऐसे ही भी कर लो मेरे कहने से। 7 से 10 दिन करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट इसके मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो छोड़ देना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय।